recording. All right, what is up, everyone? This is your Akshay Sharma. Welcome back to our very amazing video. This is Psycho Prodigy channel. और आज मैं आपके लिए कुछ revolutionary चीज़ लाया हूँ यार. This is the first ever model test paper by us, that is Psycho Prodigy classes. आप लोगों के लिए just for you guys. Now ये किस चीज़ का है भैया? Obviously this is psychology का. Psycho Prodigy classes लाए हैं आपके लिए. ये psychology का यार, ठीक है. तो आज के पेपर में हम क्या डिस्कस करेंगे. दिस पेपर इज कंप्लीटली मेड बाय मी. ऑल राइट, हमने बहुत ही मुश्किल से एक पेपर बनाया है. दिस पेपर एक्चुअली टुक 76 आवर्स के आसपास का हार्ड वर्क. पहले सारे क्वेश्चन खुद बनाए हैं. यू विल सी हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस जो कि हमने थोड़े से पुराने सालों के साथ उठाए हैं, जो कि हम चाहते थे उठाएं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा पता चले कि यार पहले क्या आता था और अब कैसा आ रहा है. ठीक है. सो विद दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद दिस मॉडल टेस्ट पेपर. और अगर आप चाहते हो, अगर आप हमारे चैनल के नई सब्सक्राइबर हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार. और लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट. सो दिस टेस्ट विल बी 3 hours 70 मार्क्स का यार. और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आप नीचे ये सारा चलते हुए देख रहे होगे, यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज का नाम दिख रहा होगा. दैट टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस टेस्ट सीरीज के वन ऑफ द वो है. उस टेस्ट सीरीज में टोटल 5 हम मॉडल सैम्पल पेपर्स करने वाले हैं, और ये 5 में से वन ऑफ देम है. ठीक है जी. तो आपको एक चीज़ समझ आ गई भैया, ये 5 में से वन ऑफ देम है. और आपको क्या मिलेगा यार, बाकी जो मिलेंगे वो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे. वेरी अमेजिंग टेस्ट सीरीज है यार. आप चाहो तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे 30 hour क्रैश कोर्स के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ जाएगा. ठीक है जी. यू स्टिल कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज. ओके. नाउ जनरल इंस्ट्रक्शन वही है जो सीबीएसई ने सेम आपका बोर्ड के पैटर्न पे, बिकॉज वी वांटेड यार कि हम बच्चे को बोर्ड के पैटर्न का पढ़ाएं, ना कि कुछ और. वी हैव द सिंपल स्कोप कि भैया बच्चा पढ़ेगा तो बोर्ड के पैटर्न की चीज़ पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा. क्योंकि भाई हम क्यों अपना बनाएं जब हम बच्चे को जानते हैं कि आना जो पेपर में वही तो पढ़ाएंगे ना यार. सो विद दैट हमारे पास है हमारे आंसर्स रेडी. पूरी आंसर की हमने बना रखी है 2-2 पेज की, ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके. पहला क्वेश्चन, आई गेस ये 90% ऑफ द किड्स विल बी एबल टू डू. ठीक है जी. क्वेश्चन है, द मेंटल एज ऑफ एन 8-year-old चाइल्ड बताओ विद एन IQ ऑफ 110 इज डैश ईयर्स. एक बच्चा है जो कि 8 साल का है और उसकी IQ कितनी है, 110 है. आपसे पूछा है उसकी MA दैट इज मेंटल एज कितनी होगी. तो भैया कैसे करोगे. IQ क्या होती है भैया, इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है जी. ये फॉर्मूला है, इसका 1 मार्क मिलता है अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है जी. तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है. IQ दे रखी है 110 इज इक्वल्स टू मेंटल एज हमें निकालनी है, अपॉन में 8 साल का बच्चा है इनटू 100. ओके जी. अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 880 अपॉन में 100, है ना. 0 से 0 पॉइंट लग गया, दैट इज 8.8 ईयर्स इज द मेंटल एज. अब आपको सोच रहे हो यार ये सही है कि गलत, हम कैसे जाने. भाई देखो, IQ इज मोर दैन 100. अगर बच्चे की IQ 100 होती ना, तो उसकी मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज होती. अगर 100 से ऊपर जा रही है तो एक चीज़ समझो, आपकी मेंटल एज जो है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा आएगी. 8 है तो 8.8 ईयर्स इज द आंसर. 8.8 years is the answer. Absolutely right. 8 1 1 11 भैया 11 8 से कितने होते हैं भैया, 88 होते हैं, है ना. 0 लगा दिया, अपॉन में 100 कर दिया. बेसिक मैथ्स है यार ये. 8.8 years is the answer. ओके. सो आंसर क्या है, 8.8 years. अगर आपने ये सही किया है तो ज़रूर अच्छी बात है. क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो और हमारी साथ में चलते जाओ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम. एक बार इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट. अब देखो, सेम पैटर्न में आपको सारा एग्जैक्ट सेम पैटर्न में आपको सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस होंगे 1A करो या 1B करो. 1B क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय हुम एंड हुम. 2 बंदे थे यार जिन्होंने दिया था. एक का नाम हम सबको पता है, दैट इज अल्फ्रेड बीने साहब, और दूसरा जो है वो ज़्यादा नाम नहीं आता, दैट इज थियोडर साइमन. थियोडर साइमन, इनका नाम पूरी किताब में बस एक ही जगह पे है, जो कि है यहाँ पे, और कहीं पे इनका नाम का व्याख्यान नहीं होता है. सो अल्फ्रेड बीने एंड थियोडर साइमन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी. कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ रायट. राइट क्या होता है भैया, जब आपका दंगे हो जाते हैं. तो अगर दंगे में कौन लोग होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या हम उसे क्राउड कहते हैं.
क्या हम उसे टीम कहते हैं, क्या हम उसे मॉब कहते हैं, या हम उसे ऑडियंस कहते हैं? वेल, क्राउड भी कह सकते हैं आप सोचोगे, ऑडियंस तो श्योरली नहीं है, ऑडियंस जस्ट देखती है. इज इट अ टीम? इट इज़ नॉट अ टीम, बिकॉज टीम इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, एंड दिस इज़ नॉट अ ग्रुप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का वो नहीं है, सब एक साथ सोच समझ के नहीं आए हैं. ठीक है जी. क्राउड और मॉब में दिक्कत है. वेल, मॉब की डेफिनेशन ही यही है, जो पीपल एक साथ मिलकर डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी. सो आंसर इज सी, दैट इज मॉब. मॉब इज द राइट आंसर. ऑल राइट, तो ये आंसर है भैया. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. एन इंडिविजुअल इज रिजेक्टेड फ्रॉम अ जॉब इंटरव्यू. एक बंदा है जो जॉब इंटरव्यू से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है. टू विच ही सेज दैट ही डिडंट वांट टू जॉइन द वांट टू वर्क विद द कंपनी एनीवेज. ठीक है जी. विच ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज ही यूजिंग? यार आप बताओ कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बंदा यूज कर रहा है? वेल, अगर आप ध्यान से देखो तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे एकदम वैसी बात है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, है ना. तो ये अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं. ये किस में होता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में? जब आपका एक इर्रेशनल थॉट है लेकिन आप उसे रैशनलाइज करने की कोशिश करते हो. जब आप उसे रैशनलाइज करने की कोशिश करते हो, दैट इज द इररिलेवेंट थॉट, दैट इज योर इलॉजिकल थॉट. ठीक है जी, इर्रेशनल थॉट. सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत जा रहा है. ओके 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 ओके, गुड. एक सेकेंड, इसको ऐसे चला देते ना. हाँ, दिस इज द थिंग वी वांट नाउ. ऑल राइट, चल तू दूर जा भाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. तो इसका आंसर क्या है? रैशनलाइजेशन इज द आंसर. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यही लिखा है. जो बच्चा का एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा कि पेन अगर मैं अच्छा यूज करता तो मेरा ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं है बेटा, तेरा नंबर कम आया क्योंकि तू जेन्युइनली गलत पढ़ा था. ठीक है. सो रैशनलाइजेशन इज द आंसर. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा. वॉट इज डिफाइन फ्रस्ट्रेशन? यार डिफाइन फ्रस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ गया. वॉट इज फ्रस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू यू? यार आप बताओ, वॉट इज फ्रस्ट्रेशन? तो भैया हम फ्रस्ट्रेट कब होते हैं? जब हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे. सो वही बात है लेकिन इन अ साइंटिफिक मैनर, दैट इट इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट इट इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. इट इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दैट ऑकर्स, दैट अराइजेज. क्यों अराइज होता है? ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स. आपको जो काम, आपकी कोई जरूरत थी वो ब्लॉक हो गई है. एंड द मोटिव्स, ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स किसकी वजह से? ड्यू टू समवन और समथिंग. ड्यू टू समवन और समथिंग. ठीक है जी. और दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग आवर गोल. दैट हिंडर्स अस, जो हमें हिंडर करता है, मतलब हमें रोकता है हमारा अचीव करने में. फ्रॉम गोल, गोल अचीवमेंट से हमें हिंडर करता है. दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. दैट इज, इट इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दैट अराइजेज ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स. लिख लो, ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स ड्यू टू समवन और समथिंग that hinders our ability to achieve our goal. That is, that hinders us from achieving our goal. This is the proper definition of frustration. अगर आपने ये पूरी definition लिख दी with all the words correct, आपको मिल जाएगा एक स्वीट सा एक नंबर. ठीक है जी, आपको मिल जाएगा एक स्वीट सा एक नंबर. These are objective type questions. Okay. Now, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पे आते हैं. आई कैन कंट्रोल द वेदर टू माई लाइकिंग. अरे वाह, अगर मैं चाहूँ तो मैं बारिश करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं पतझड़ करा सकता हूँ. ठीक है जी. इज अ प्रूफ ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. क्या ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर का है? तो वेल, इसका आंसर आप बताइए. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. भैया डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में क्या होता है? ग्रैंडियर, मेरे पास कुछ डिल्यूजन है, दैट आई हैव सम स्पेशल पावर्स. मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स है, मैं उड़ सकता हूँ, मैं वेदर बदल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ. ये है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. तो अगर कोई बंदा सोच रहा है तो उसे यस, एब्सोल्युटली ट्रू इज द आंसर. ट्रू इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसमें भी देखो चॉइस है. अ पर्सन ऑलवेज फियरिंग दैट ही विल बी किल्ड बाय हिज रिलेटिव्स. अरे वाह, उसको एंड इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट. देखो अगर प्लॉटेड अगेंस्ट शब्द दिख गया तो एक चीज समझ गए हम, पहले समझ गए. इट इज अ डिल्यूजन ऑफ व्हाट? इट इज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ व्हाट? कि जब आपको लगता है दैट यू आर बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, इट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज द आंसर. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज द आंसर. क्या इस पे वो चलेगा? नो, इट डज नॉट वर्क. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो भैया क्या है? डिल्यूजन
ऑफ ग्रैंड्योर, सॉरी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज द आंसर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर क्या था कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या है कि मेरे खिलाफ कोई सॉरी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है कि मेरे खिलाफ कुछ रचा जा रहा है, प्लॉटेड अगेंस्ट, मेरे को मारने की कोशिश हो रही है। व्हाट आर प्रेजुडाइसेस? वेल यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिटवीन प्रेजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप, तो आज मैं आपको समझा ही देता हूँ बहुत ही बेसिक चीज़। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, क्या भैया, कि देर आर स्टीरियोटाइप्स। देखो स्टीरियोटाइप को याद करने का तरीका बताऊं, हम कहते हैं ना स्टीरियोटिपिकल थॉट्स, हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं किसी के, ये तो आपने कभी सुना होगा स्टीरियोटिपिकल थॉट्स। तो भैया इसमें क्या शब्द आ रहा है, थॉट्स, थॉट्स इज द टर्म, थॉट्स इज द टर्म, एंड उस थॉट्स सबको शब्दों मतलब इट्स अ कॉग्निटिव थिंग, एंड एब्सोल्युटली राइट। व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप्स आर इरैशनल थॉट्स टुवर्ड्स अ ग्रुप। Stereotypes are irrational thoughts towards a group, negative thoughts towards a group. And इससे क्या बनते हैं, इससे बनता है एक नेगेटिव एटीट्यूड, ध्यान से सुनो, इससे बनता है एक नेगेटिव एटीट्यूड विच इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस, विच इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस। और इस नेगेटिव एटीट्यूड का जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, यानी जो हम काम दिखाते हैं उसकी वजह से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। तो भैया रट्टे लगा लो इस बात को कि यहाँ पे क्या मतलब है यार एक एक लाइन का, कि भैया सबसे पहले बात तो प्रेजुडाइज क्या होते हैं, दीज आर नेगेटिव एटीट्यूड्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जो प्रेजुडाइज जिससे बने हैं वो होता है इरैशनल नेगेटिव थॉट्स, एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ आर प्रेजुडाइसेस, जो हम बिहेवियर करते हैं अगेंस्ट समवन और किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग, और माइनॉरिटी ग्रुप्स के खिलाफ ही हम ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये इज़ द थिंग। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज प्रेजुडाइज, इज इट अ पॉजिटिव एटीट्यूड? बिल्कुल नहीं। इज इट अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका आंसर क्या है भैया, इट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आई लव हर, मेरे को उससे मोहब्बत है, एंड आई डोंट लाइक ईटिंग आइसक्रीम मच, मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती आइसक्रीम खाना। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटीट्यूड? ये दो एटीट्यूड्स हैं, इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस बताओ। मेरे को उससे प्यार है लेकिन मेरे को कुछ खास आइसक्रीम पसंद नहीं है। एक चीज़ देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है फॉर श्योर। एक चीज़ देखी, एक बहुत एक्सट्रीम है कि आई लव हर, और एक है जिसकी एक्सट्रीमनेस कम है, आई लाइक इट, ठीक है जी। रिमेंबर लाइकिंग आर कॉल्ड एज सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स। आपको याद होगा कौन सी वाली, सोर्स ट्रेड, उसमें प्राइमरी ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड्स थे आपके पास, और कार्डिनल ट्रेड था, राइट। तो उसके अंदर जो है वो एकदम सेकेंडरी चीज़ है। तो इसकी एक्सट्रीमनेस ऑब्वियसली इसकी कम है, एक्सट्रीमनेस इसकी कम है, और इसका वैलेंस जो है वो है नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है। आई डोंट लाइक, अगर होता आई लाइक तो उसका वैलेंस पॉजिटिव हो जाता। इसका एक्सट्रीमनेस जो है वो हाई है, और इसका जो वैलेंस है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, फर्स्ट हैज लो एक्सट्रीमनेस वाइल सेकंड हैज हाई एक्सट्रीमनेस। बिल्कुल नहीं, ये तो ऑपोजिट है यार उसका। सेकंड हैज पॉजिटिव वैलेंस एंड फर्स्ट हैज नेगेटिव वैलेंस, अरे बिल्कुल नहीं, फर्स्ट का पॉजिटिव है सेकंड का नेगेटिव है। फर्स्ट हैज हाई एक्सट्रीमनेस एंड सेकंड हैज लो एक्सट्रीमनेस, एब्सोल्युटली राइट, थर्ड इज द आंसर। फोर्थ क्या है, बोथ ऑफ देम हैव नेगेटिव वैलेंस, बिल्कुल गलत है। तो 3, that first has high extremeness and second has low extremeness is the answer, is the answer। और मैं कैसा आ रहा हूँ यार, मैं बहुत ही अच्छा आ रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा आ रहा हूँ, राइट। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वी हैव चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 8। ओके, समीना हैज अ कंपल्शन टू पुल हर हेयर। लो जी, कंपल्शन, कंपल्सिव बिहेवियर, ओसीडी, एकदम से ऐसे थॉट्स बनने चाहिए आपके दिमाग में। कंपल्शन आया है, पुलिंग ऑफ हर हेयर है, ड्यू टू दिस शी हैज सीवियर वुंड्स इन हर स्कैल्प, व्हिच डिसऑर्डर इज शी सफरिंग फ्रॉम? ओसीडी से सफर कर रही है, बट ओसीडी के अंदर कौन सा आखिर का कुछ पार्ट लिखा हुआ है ऑपोजिट पेज पे, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है ओसीडी जहाँ खत्म होता है उसके बाद, और ये है आपका, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8A देखे, इट इज ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया। अब ये मत कहना सर आप ये कहाँ से ले आए, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, एनसीईआरटी का ही है ये, आप पढ़ो ध्यान से एनसीईआरटी में ये साफ साफ मेंशन्ड है, ये एकदम साफ मेंशन है। डिल्यूजन के सॉरी ओसीडी के अंदर इन्होंने 3 अलग बताया, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमेनिया एंड एक्सकॉर्सिएशन। तो व्हाट इज ट्रिकोटिलोमेनिया? इट इज हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, बंदा अपने ही बाल नोच के निकाल लेता है। देन वी हैव 8B, Arnav has a rare compulsive behavior, again there is a compulsion of picking his own skin। ले जी,
logic in his own skin. Due to this compulsion, his whole body has enormous wounds, all which bleed frequently. Which psychological disorder is he suffering from? तो यार trichotillomania was hair pulling disorder and exorciation. Exorciation is the answer for this. That is skin picking disorder. तो hair pulling disorder is trichotillomania. स्किन पिकिंग डिसऑर्डर इज एक्सकॉर्सिएशन एंड होर्डिंग डिसऑर्डर इज जब कोई बंदा कोई सामान बेच नहीं रहा, कोई खट्टा करे जा रहा है, दैट इज एक्सकॉर्सिएशन, सॉरी, होर्डिंग डिसऑर्डर. Question number 9. If a child gives trouble in eating dinner, an antecedent operation on it would be to praise the child every time he or she finishes the dinner. Is it true or false? पॉज करना बताना. So बताओ यार, इसका आंसर बेसिकली शुड बी, जो कि इसका आंसर है, इट इज फॉल्स. अब आप सोचोगे सर कैसे? बिकॉज देर आर टू थिंग्स. देर इज अ एंटेसिडेंट ऑपरेशन एंड देर इज अ कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन. हमने बोला है बच्चे ने खाना खा लिया, उसके बाद हम उसे क्या दे रहे हैं भैया? हम उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं. तो अगर आप उसे खाना खाने के बाद रिवॉर्ड दे रहे हो, इट्स अ कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन. एंटेसिडेंट ऑपरेशन क्या होता है यार? कि अगर आप उस बच्चे को खाना कम दो, शुरू में आप डिनर से पहले जो स्नैक्स होते हैं मत दो, तो बच्चे को भूख लगेगी. आप उसको और कुछ कर दो, आप उसको खाना मत दो, आपको उसको पहले से मोटिवेट कर दो, ये होगा एंटेसिडेंट ऑपरेशन. लेकिन आपने क्या किया है? एंटेसिडेंट ऑपरेशन टू प्रेज द चाइल्ड एवरी टाइम ही और शी फिनिशेस द डिनर. खाने के बाद आपने करा है, सो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंट, नॉट एंटेसिडेंट. क्या ये बात आपको समझ आई? और अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो ज़रूर लाइक ज़रूर करो यार, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज सम हाई लेवल कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर फ्री. और यहाँ पे नीचे आपको ये सारे जो भी कोर्सेज दिख रहे हैं आप ज़रूर लो यार, क्योंकि आपके बोर्ड का पेपर आ रहा है एंड दिस आर डैम हेल्पफुल. 10B. ठीक है जी. अरुणिमा इज अ क्लास 12 स्टूडेंट हु हैज़ हर बोर्ड एग्जाम इन 5 दिन. 5 दिन के अंदर भैया इसके बोर्ड के पेपर है. अरे बाबा, ठीक है जी. बट शी नाउ रिग्रेट्स नॉट स्टडिंग द होल ईयर. अब ये कई होगा होने वाला सीन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो. एंड क्राइज फॉर द होल डे. भैया पूरे दिन रोने लग जाती है. विच कोपिंग स्ट्रैटेजी इज शी यूजिंग इन दिस सिचुएशन? देयर आर 3 कोपिंग स्ट्रैटेजी. टास्क ओरिएंटेड होती है भैया, इमोशन ओरिएंटेड होती है, और तीसरी कौन सी होती है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड होती है यार. टास्क ओरिएंटेड में आप काम करते हो, 1 घंटा कोई काम नहीं करिए तो रो रही है. अवॉइडेंस ओरिएंटेड में आप जो स्थिति है उसकी गंभीरता को कम करते हैं. क्या हो गया, बोर्ड का पेपर ही तो है, 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट जस्ट डिसाइड माई फ्यूचर सर जी, तो ऐसा घंटा कुछ नहीं है. एक्चुअल में ये कर रही है यूज विच वी कॉल एज इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. शी इज यूजिंग इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी इज द राइट आंसर. क्योंकि इमोशन ओरिएंटेड में क्या होता है? आप रोने लग जाते हो. यू वेंट आउट योर फियर ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर एंड डिप्रेशन तो नहीं, सैडनेस की जो होती है वो सबको आप वेंट आउट करने लग जाते हो कि चलो शुक्र है, चलो ठीक है, मैं रोना आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया. दैट इज द आंसर. 11 का ए. अगेन देखो कितनी चॉइसेस है, क्योंकि 33% पेपर इज चॉइस बेस्ड बहुत, और इसकी वजह से पेपर बनाना मुश्किल हो जाता है यार. जहाँ पे मेरे को 31 क्वेश्चन बनाने थे, यहाँ पे मेरे को 40-45 क्वेश्चन डालने पड़ गए. क्वेश्चन नंबर 11 का ए. द एनर्जी ऑफ सेक्शुअल इंस्टिंक्ट ऑफ इट इज कॉल्ड. बहुत ईजी आंसर है, इट इज कॉल्ड एज लिबिडो. एनसीईआरटी में 1 मार्कर है, लिखा हुआ है यार, लिबिडो इज द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की एनर्जी ऑफ द इड. बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो पता ही होना चाहिए. अगर नहीं पता, ज्वाइन दीज कोर्सेज. रिवीजन करनी है तो रिवीजन क्रैश कोर्स. अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, टाइम है अभी भी, फुल सिलेबस अपना क्रैश कोर्स लो, उसके फुल सिलेबस वीडियो कोर्स लो, उसमें सारी चीज़ें इन डिटेल हैं. अभी इतना टाइम है, आप सारा कुछ पढ़ सकते हो. एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज कर चुके हो सब कुछ, प्रैक्टिस करनी है, टेक द टेस्ट सीरीज. आई एम टेलिंग यू इट इज़ डैम हेल्पफुल. आपका स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. 11 का बी. द प्रिंसिपल ड्यू टू विच इट डज नॉट केयर अबाउट अदर्स एंड सोसाइटी. कौन सा प्रिंसिपल होता है भैया जिस वजह से वो दूसरों के बारे में परवाह नहीं करता? वो होता है, इज इट कौन सा प्रिंसिपल? बताओ कौन सा प्रिंसिपल? इट इज प्लेजर प्रिंसिपल. कि भैया पर्सन ओनली वांट्स प्लेजर एंड डज नॉट वांट टू टेक पेन, तो दिस इज द थिंग विच वी डू इन दिस. प्लेजर प्रिंसिपल इज द आंसर. कि यार ये होता है इड का प्रिंसिपल. अच्छा 12 पे आते हैं. अतिशय इज ओनली सेटिस्फाइड, भैया तभी सेटिस्फाई होता है व्हेन ही डज एवरीथिंग परफेक्टली. परफेक्शनिस्ट है बंदा. दिस इज एन इंस्टेंट ऑफ सोशल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, सोशल स्ट्रेस और इंटरनल स्ट्रेस. भैया बंदा सिर्फ तभी खुश होता है जब वो
खुद कुछ अच्छा कर सके, एकदम कंप्लीटली परफेक्ट। तो इसमें सोसाइटी तो कोई रोल प्ले नहीं कर रही, वो खुद ही है डिससेटिस्फाई होता है अगर वो ढंग से सारा काम नहीं करता। सो द आंसर है इंटरनल। इज इट अ स्ट्रेस और प्रेशर? इंटरनल स्ट्रेस कब होता है? जब आप फ्रस्ट्रेट होते, जब आपको बुरा लग रहा होता, आप उदास होते, दिस इज अ इंटरनल प्रेशर। दिस इज अ इंटरनल प्रेशर। आप खुद से अनएक्सपेक्टेडली आप हाई डिमांड्स रख रहे हो अपने आप से, जो कि रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है रखनी। सो इट इज़ अ इंटरनल प्रेशर का थिंग। ऐसी इतनी हाई डिमांड्स रख ली खुद से कि मैं तो हर चीज़ परफेक्शन से करूंगा, मैं 90 आउट ऑफ 90 लाऊंगा, मैं 89 नहीं ला सकता। सो दिस दिस इज अ इंटरनल प्रेशर। आप खुद से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो एक्सेसिवली हाई, ठीक है, दैट इज द आंसर। 13, a student who excels in botany, botany क्या होता है भैया? प्लांट्स की स्टडी, and is able to distinguish between various types of plants in a jungle। भैया इस बच्चों को आपने जंगल में छोड़े, आप कहते हो ये पौधा, ये पौधा, ये पेड़, ये पेड़, वो कहता नहीं दिस इज कैक्टाई, ठीक है जी, वो कहता है दिस इज ब्रायोफिलम, वो कहता है दिस इज स्निलेरिया, दिस इज वेलिसनेरिया स्पिलारिस, ठीक है, ये सब कहता है। वो कहता है दिस इज स्पिरुलम, ठीक है, ये सब बताने लग जाता है बंदा। तो उसको इतनी सारी नॉलेज और वो इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। तो ही इज ऑन हाई ऑन विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? आपको पता चल चुका होगा, ये लिली से मन भर के का क्वेश्चन है, जिसमें होती है मन भर के, जिसमें होती है लॉजिकल, मैथमेटिकल, और क्या होती है इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडी काइनेस्थेटिक। नेचुरलिस्टिक इज द आंसर। नेचुरलिस्टिक इज द आंसर। नेचुरलिस्टिक होती है भैया जो ये नहीं कर पाता, ठीक है जी, नेचुरलिस्टिक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नाउ दिस इज अ मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। 4 सॉल्व करने हैं लेकिन नंबर 1 ही मिलेगा, तो 4 सॉल्व करोगे तब जाके नंबर 1 मिलने वाला है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आरईटी की फॉर्म क्या होती है नीचे कमेंट करके बताना। टोकन इकोनॉमी, लोगोथेरेपी, और आपके पास उधर चॉइसेस है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिहेवियरल थेरेपी, एक्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। क्या क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किस में होती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इज इट इन बिहेवियरल थेरेपी, एक्जिस्टेंशियल और कॉग्निटिव? देखो एक्जिस्टेंशियल कॉग्निटिव के अंदर आप रीइंफोर्समेंट तो दोगे नहीं। रीइंफोर्समेंट आप कब देते हो? जब आपको कोई बिहेवियरल बदलना होता है। सो इसका आंसर है भैया कि ये तो 1 का तो बी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब होती है? बिहेवियरल थेरेपी में होती है। नेगेटिव, पॉजिटिव, एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है जी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये सब क्या है? बिहेवियरल थेरेपी में होता है। RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी, दिस इज इन कॉग्निटिव थेरेपी यार, दिस इज इन कॉग्निटिव थेरेपी। टोकन इकोनॉमी, अब ये होता है, टोकन इकोनॉमी क्या होता है? जब आप एक कुछ टोकन्स दे देते हो बच्चे को और वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्लेजर, एंड दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड फाइनली लोगोथेरेपी, क्योंकि बचा अकेला है, दैट इज एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो क्या बन रहा है? 1 का बन रहा है, 1 का बन रहा है बी, 2 का बन रहा है डी, 3 का बन रहा है ए, और 4 का बन रहा है सी। तो 1B ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 1B दोनों में है। 2 का डी, इसमें 2 का डी है, उसमें 2 का ए है। 2 इज द राइट आंसर। 1B, 2D, 3A, 4C इज द राइट आंसर। ओके, मजा आया क्या करने में? अब आते हैं हम रियल बड़े वाले क्वेश्चंस के ऊपर यार, ठीक है जी। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब दिस इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। माइल्स was a 20-year-old man, ठीक है जी, who was brought to that emergency room by the campus police of the college। तो कॉलेज के अंदर कुछ पुलिस थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए जल्दी जल्दी भगाते हुए, ठीक है जी। had which he had been suspended several months ago। बताओ, सस्पेंड हो चुका है वो उस कॉलेज से जिसके अंदर की पुलिस उसे पकड़ के लेके गई। अ प्रोफेसर हैड कॉल्ड एंड रिपोर्टेड, एक प्रोफेसर ने कॉल किया था पुलिस को और उन्हें बताया दैट माइल्स हैड वॉक्ड इनटू हिज क्लासरूम, accused him of taking his tuition money and refused to leave। तो माइल्स का ऐसा बिहेवियर था। माइल्स आरोप लगा रहा था कि उसने इस कॉलेज के प्रोफेसर ने मेरी ट्यूशन फीस ली है और मैं नहीं जाऊंगा, इसको वापस करनी पड़ेगी, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। Although Miles had much academic success as a teenager, his behavior had become increasingly odd during the past year। He quit seeing his friends, अपने दोस्तों को नहीं देखता था ये, and no longer seemed to care about appearance or social pursuit। ठीक है जी, अपने बारे में कैसा मैं दिख रहा हूँ, कोई नहीं, शाबी अपीयरेंस ठीक है, सोशली क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे। ही लिव्ड विद सेवरल फैमिली मेंबर्स बट रेयरली स्पोक टू एनी वन ऑफ देम। भैया किसी से बात भी नहीं कर रहा। व्हेन ही डिड टॉक टू देम ही सेड ही हैड फाउंड क्लूज दैट हिज कॉलेज वाज जस्ट अ फ्रंट फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑपरेशन। देयर इज सम काइंड ऑफ डिल्यूशन इवॉल्व्ड
कि डिल्यूजन है भैया, कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट स्टोरी है, ठीक है जी, इसके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स। हिज सिस्टर सेड दैट शी हैड ऑफन सीन हिम मम्बलिंग क्वाइटली टू हिमसेल्फ एंड एट टाइम्स ही सीम्ड टू बी टॉकिंग टू पीपल हु वर नॉट देयर। दिस इज अ hallucination। आप किसी से बात कर रहे हो, वो वाली hallucination है। His family said that they never know him to use any drugs or alcohol, and his drugs screening results were negative. He did not want to eat the meal offered by the hospital staff and voiced concern that they may trying to hide drugs in his food. Again, there is a delusion. किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 का 1। देर इज डिल्यूजन, देर इज हैलुसिनेशन। कहाँ जा रहा है ये? दीज आर बोथ पॉजिटिव। किसी से बात भी नहीं कर रहा है ये। सो दीज आर बोथ पॉजिटिव वंस ऑफ वॉट schizophrenia. Schizophrenia is the right answer। hallucination हो रही है, delusion हो रहा है। 15 का 2। His sister said that she had often seen him mumbling quietly to himself and at times he seemed to be talking to people who were not there. This statement signifies that Miles was suffering from auditory hallucination, visual hallucination, gustatory hallucination, olfactory। gustatory क्या होता है? टेस्ट वाला। ऑल्फैक्शन क्या होता है? सूंघने वाला। तो ऑल्फैक्शन में होता है स्मोक की आ रही है। गस्टेटरी आपने कुछ चखा कि आपको लग रहा है कि थिंग्स आर टेस्टिंग वियर्ड, आपको फ्रूट्स ऐसे लग रहे हैं जैसे जहर खा रहे हो आप। विजुअल में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं बट उसे चीज़ें दिख नहीं रही, वो बातें कर रहा है, तो इट इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। रिमेंबर ऑडिटरी हेलुसिनेशन 2 प्रकार की होती है। देयर इज अ सेकंड पर्सन टाइप एंड अ थर्ड पर्सन टाइप। उसके ऊपर एक बार सोचना ज़रूर, ओके ज़रूर सोचना। ओके लाओ क्वेश्चन नंबर 15 का 3। He did not want to eat the meal offered by the hospital staff and voiced the concern that they might be trying to hide drugs in his food. According to this statement, which type of delusion is he suffering from? Delusion of परसिक्यूशन। क्योंकि भैया उसे डर लग रहा है कि मेरे को मारने की कोशिश हो रही है, ड्रग्स छुपा रहे हैं मेरे खाने के अंदर ताकि मेरी ड्रग रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है जी। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भैया? इसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। दिस वाज वन ऑफ द केस स्टडी जो आपको करनी पड़ सकती है। कैसा आया, मजा आया क्या केस स्टडी करने में? क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसमें 2 पार्ट्स है, तो 2 डिफरेंट केस स्टडी है, तो दोनों डिस्कस करेंगे। 16 का ए। Jared was raised in a loving family that struggled to make ends meet at Midwestern farmers. At age 20, he joined US Army, ठीक है, US Army जोड़ गया, and deployed to Afghanistan. He described himself as having an upbeat and happy before his armed service। भैया वो बड़ा खुश था जीवन में आर्मी ज्वाइन करने से पहले तक। He said he enjoyed basic training and his first few weeks in Afghanistan until one of his comrades got killed। एक उसका दोस्त मर गया यार, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी लट गई। At that point, all he cared about was getting his best friend and himself home alive, even if it meant killing others। तो भैया अब वो अटैकिंग मोड में आ चुका है, उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली बदल चुकी है। All he cares about कि मेरे को जिंदा रहना है। His personality changed, he said, from that of happy-go-lucky farm boy to a frightened, overprotective soldier। From a farm boy to a overprotective soldier बन चुका है। Jared was 36-year-old married veteran। भैया उसने जॉब छोड़ दी, मिलिट्री छोड़ दी। Who had returned from Afghanistan where he had served as an officer। He went to the Veterans Affairs outpatient mental health clinic। वेटरन्स के मेंटल हेल्थ क्लिनिक मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास हो गया है। कंप्लेनिंग ऑफ हैविंग अ शॉर्ट फ्यूज एंड बीइंग इजीली ट्रिगर्ड, मतलब उसे एंगर इश्यूज आ रहे हैं। जैरेड सिम्टम इन्वॉल्व्ड आउट ऑफ कंट्रोल रेज when he startled, constant thoughts and memories of death related events, thoughts आ रहे हैं, weekly vivid nightmares of combat that caused trouble sleeping, anxiety and a loss of interest in hobbies he once enjoyed with friends। All of this identify Jared's disorder। एक लाइफ इवेंट हुआ उसके जीवन में जिसकी वजह से, एक ट्रॉमेटिक इवेंट था, ठीक है जी, जिसकी वजह से अब उसको बार बार रीअकरिंग थॉट्स है, ड्रीम्स आ रहे हैं उसकी वजह से कॉम्बैट के, ठीक है जी, एंग्जाइटी हो रही है और कोई भी हॉबी में उसका मन नहीं लग रहा। दिस इज श्योर शॉर्ट व्हाट वी कॉल एज PTSD, और फुल फॉर्म लिखनी बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज द आंसर। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज द आंसर। भैया क्वेश्चन नंबर 16 का A का 1 जो है दैट इज PTSD इज द आंसर, क्योंकि सब उसी की तरफ इरादा कर रही है। द कॉज ऑफ जैरेड्स डिसऑर्डर वॉज लाइफ इवेंट, ट्रोमेटिक इवेंट, हैसल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। भैया हैसल होती है डे बाय डे की, आपका लाइट चली गई, पानी कम आया, ये सब तो ये तो कतई नहीं है भैया।
फ्रस्ट्रेशन कब होती है? ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। दो चीज़ों में डिफरेंस है, लाइफ इवेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट। लाइफ इवेंट क्या होते हैं? दीज आर सम इवेंट्स ऑफ आर लाइफ, लेकिन इनकी वजह से ऐसे विविड ड्रीम्स वगैरह नहीं आते। ये होते हैं जैसे ब्रेकअप हो गया, आपका घर शिफ्ट हो गया, तो ये जिंदगी में स्ट्रेस कॉज करते हैं, लेकिन ये बहुत हाई लेवल नहीं जाते, तो दीज आर नॉट लाइफ इवेंट्स। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक इवेंट, उसकी दोस्त की मौत हो गई, अब उसको भाग के घर आना, दिस वाज ऑल अ ट्रॉमा, दिस वाज ऑल अ ट्रॉमा इन हिज लाइफ। और वहाँ पे देखो वेटरन कितनी उम्र, 36 की उम्र में ही इज अ वेटरन। बताओ 36 की उम्र में वो वापस आ गया, जो आर्मी छोड़ भी दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का ए का 3, नेम एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी सुटेबल फॉर जायरस डिसऑर्डर। तो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज अगर आपने चैप्टर नंबर 5 का पढ़ा हो तो आपको वहाँ समझ आएगा कि वहाँ पे एक थेरेपी है जिसका नाम लिखा है स्काई, सुदर्शन क्रिया योगा। फुल फॉर्म हर एक की लिखनी मैंडेटरी है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन PTSD। सो दिस इज द आंसर वी वांट। कोई भी थेरेपी मत लिख देना, ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी आपसे। सो ऑल्टरनेटिव थेरेपी कौन सी है भैया? PTSD के लिए स्काई, सुदर्शन क्रिया योगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ए का 4, आइडेंटिफाई द फिनोमेना जैरेड इज फेसिंग व्हेन वन ऑफ हिज कॉमरेड्स गेट्स किल्ड। इज इट, उसको यू स्ट्रेस हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, हासिल और सोशल? हासिल तो बिल्कुल नहीं है। यू स्ट्रेस तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है, वो तो नहीं है, परेशान है। इधर इट इज डिस्ट्रेस और इट इज सोशल स्ट्रेस। वेल हमें लगेगा दिस इज डिस्ट्रेस या सोशल स्ट्रेस, आंसर शुड बी सोशल स्ट्रेस विच इज मोर एप्ट। अब डिस्ट्रेस भी हो सकता था, लेकिन इट इज मोर एप्ट दैट इज सोशल स्ट्रेस बिकॉज उसका कॉमरेड गेट्स किल्ड। एंड वहां पे सोशल स्ट्रेस की डेफिनेशन में यही है, दिस इज अ स्ट्रेस विच ऑकर्स इन रिलेशन टू अदर्स। लोगों के साथ कुछ हो रहा है, वो हमारी जिंदगी में इंपैक्ट कर रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस विच हैपन्स इन रिलेशन टू अदर्स। सो इसका आंसर क्या है भैया? सोशल स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज अ अच्छा वाला क्वेश्चन। 16 का बी, अब दिस इज दूसरे प्रकार की आपके पास वो है, कोई भी एक करनी होती है, हम सारी करेंगे। राजेश हैड हिज बोर्ड एग्जाम्स इन जस्ट 3 months. He always was an average student and had accepted his fate of getting average score in boards. भैया उसको समझ आ गया मेरे एवरेज ही आएंगे, मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है जी। क्या अच्छा विजिबल नहीं है क्या? विजिबल नहीं है क्या? आई फील इट इज़ विजिबल। रुको, let me make it visible. अब तो आ जाना चाहिए। अच्छा, इट इज स्टिल गोइंग आउट। चलो गुड। ओके, Rajesh had his board exam in just 3 months. He was always an average student and accepted his fate of getting an average score in boards. However, this all changed when he failed in a pre-board exam. भैया एक pre-board के अंदर वो fail हो गया भाई हमारा लौंडा। This moment changed his life completely. Rajesh came back home and started crying in front of his mother. भैया बहुत रोया, रो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, रो रहा है। अभी समझ जाओ आंसर, क्वेश्चन आने वाला है। ही स्टार्टेड रिपीटिंग दैट ही कांट गेट गुड मार्क्स एवर इन हिज लाइफ। दिल पर लग गई भाई लौंडे के बाद। टू दैट हिज मदर मोटिवेटेड हिम बाय टेलिंग हिम टू स्टॉप क्राइंग एंड स्टार्ट एनालाइजिंग हिज क्वेश्चन पेपर। माँ बोल रही है बेटा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर अपने। तो मम्मी क्या कर रही है भैया? वो उसको ज़िंदगी जीने का एक बेटर तरीका बता रही है। और वो क्या तरीका है भैया? दैट एक दूसरा प्रक्रिया, उसने एक स्ट्रैटेजी यूज करी, मम्मी ने उसको दूसरी स्ट्रैटेजी बताई। राजेश डिड द सेम, analyzed all the important topics and the weak areas he had, formulated a plan and how to cope with these weak areas, and finally followed the same and scored 93% in his board exam. होता है, दिस इज नॉट अ मनगढ़ंत कहानी, इट इज, बट ऐसा जेन्युइनली होता है दुनिया के अंदर। लोग लाते हैं, फेल होने के बाद भी 93% आ जाते हैं, 95% आ जाते हैं। तो जिंदगी में हार कभी नहीं मानने का। I bloody scored 90% in my board exam while I failed all the UTs of chemistry. So yeah. Question number 16 के B का first. In the given case, Rajesh is using which coping strategy to stress? Emotion oriented, task oriented, avoidance oriented cannot be said. भैया हमने पूछा राजेश कौन सी यूज़ कर रहा है, हमने ये नहीं पूछा उसकी मम्मी ने कौन सी उसे यूज़ करने को कहा, उसके बाद उसने क्या यूज़ करी। तो इनिशियल बात पूछी गई है। इनिशियली वो रो रहा है, रो क्यों रहा है? तो कि उसे इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है वो। 16 का बी का 2, व्हाट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी रिलेटेड टू राजेश अप्रोच टूवर्ड बोर्ड एग्जाम। 16 के बी का 2 भैया कौन सी है? इसमें क्या बंदा बच्चा एनालाइज कर रहा है, प्लान कर रहा है, उसको उसके बाद अपने सारी चीज़ें मैं कैसे कैसे करूँ पाथ बना रहा है, उसके बाद उसे याद करके फाइनली पेपर दे दिया उसने। तो इसमें कौन सी लग रही है? पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे इसके अंदर ट्रायआर्किक थ्योरी भी लग सकती है। ठीक है जी,
लेकिन बेटर वुड बी, प्लानिंग की बात है ना तो पास मॉडल चिपका दिया करो, जहाँ पे प्लानिंग के बाद इंटेलिजेंस बोला गया पास मॉडल चिपका दो। ट्रायर्किक थ्योरी में भी रिमेंबर उसके अंदर कॉन्टेक्चुअल कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में ये बातें थी, पास मॉडल इज बेटर। 16 के बी का 3, विच कोपिंग स्ट्रैटेजी डज हिज मदर सजेस्ट हिम टू यूज। भैया मदर कहती है कि एनालाइज कर पेपर सारे देख तो तेरी कैसे करना था। दैट इज नथिंग अदर देन इमोशन ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। 16 के बी का 4, राजेश वॉज स्ट्रेस ड्यू टू अ लाइफ इवेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज नॉट अ ट्रॉमेटिक इवेंट, क्योंकि ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं बहुत बड़े, जैसे वेटरन चला गया और उनके अंदर रिकरिंग ड्रीम्स वगैरह होते हैं। लाइफ इवेंट्स आर सम जो हमारी जिंदगी में कुछ थोड़े से बड़े होते हैं और थोड़ा सा बड़ा इंपैक्ट छोड़ते हैं। सो इट इज आंसर इज ट्रू, इट इज नॉट अ हैसल, एवरीडे थिंग नहीं है, कभी कभी होते हैं और होते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेस दैन लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने हमारा लाइव क्लासेस करी थी, अगर आपने हमारा इनमें से कोई भी वो ले रखा है तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने पहले ही प्रोफेसी कर दी थी भैया ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे मैंने बोर्ड के सैम्पल पेपर को एनालाइज करते हुए बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा और वो सेम आया, सेम डिफरेंस आया। सो सोशल आइडेंटिटी वर्सेज सोशल सेल्फ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सोशल आइडेंटिटी देखो क्या होती है, पहले बताओ सोशल सेल्फ क्या होती है। इट इज़ द सेल्फ दैट इमर्जेज इन रिलेशन टू अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन रिलेशन टू अदर्स। और इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ट्रेड्स लाइक यूनिटी, कॉपरेशन एंड एक्सेट्रा, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशनल सेल्फ एंड फेमिलियल सेल्फ। अगर आपको ये बातें नहीं पता कहाँ लिखी हैं भाई और आपको नहीं समझ आ रहा, आई वुड हाईली सजेस्ट यार कि आप लोग पढ़ना शुरू करो, और इफ़ यू नीड हेल्प टेक दीज कोर्सेज, दीज आर ओनली मेंट फॉर यू यार, दिस आर ओनली मेंट फॉर यू। मैंने किसी पढ़ाई के लिए नहीं बनाया, आपके लिए। तो ये सोशल सेल्फ। सोशल आइडेंटिटी हाउएवर क्या है, दीज आर, ये क्या होता है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट लिंक्स हिम और हर टू अ सोशल ग्रुप, टू अ सोशल और रिलीजियस ग्रुप, ठीक है जी। और इसमें आ जाता है और आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, जैसे कि आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ इंडियन, आई एम एन इंडियन, ठीक है जी। तो ये सब क्या है, आपको लिंक कर रहे हैं टू अ कम्युनिटी ऑफ हिंदूज, टू अ कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम, टू अ नेशन, टू अ पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस। तो ये आपकी सोशल आइडेंटिटी होती है। एक एक नंबर दोनों को समझाने का है, दोनों को समझाओगे तो मिल जाएंगे 2 नंबर। बहुत ही बढ़िया है, इजी पीजी हो जाना चाहिए अगर आपने पढ़ रखा है, जो कि पढ़ रखा होगा आई फील। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ओके, नाउ रचना, रचना's child Aditya is a 17-year-old, ओके जी, रचना's child Aditya is a 7-year-old, 7 साल का बच्चा यार, न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेज में है, ठीक है जी। हु इज डूइंग ट्रबल ईटिंग हिज डिनर, भैया बच्चा खाने में परेशान कर रहा है। वॉट मेजर वुड यू सजेस्ट रचना टू हेल्प हर मेक आदित्य ईट हिज डिनर। ऊपर भी ये लिखा हुआ था, तो आप 2 चीज़ें बता सकते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी 2 बता दो। सबसे पहली क्या है, एंटेसीडेंट ऑपरेशन, उसको स्नैक्स कम दो शाम के, तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी और वो डिनर खाएगा। दूसरा, उसको प्रेज करो वेन एवर ही टेंड्स टू ईट हिज डिनर, तो क्या होगा, बेटर होगा, वो खाना ज़्यादा खाएगा। एंटेसीडेंट ऑपरेशन और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों आप बताओ रचना को करने को। एक सेकेंड, लेट मी पॉज। ऑल राइट, आई एम वेलकम बैक। सो बेसिकली आई वेंट ऑन अ लिल हंगर ब्रेक, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। आई डिडंट डू माई लंच बट एनी वेज नाउ आई हैव, जबकि इट्स रात के 7 और 10 बजे मेरा खाना होने वाला है। सो या एनी वेज, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ क्राउड एंड अ टीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एनीवेयर बाय चांस, प्रेजेंट by chance, while team is it is a special form of group, very very important, team is a special form of group, ठीक है जी, जिसके अंदर there is a positive synergy between the team members due to their collective efforts towards achieving the goal, ठीक है जी, towards achieving goal। भैया सब टीम मेंबर सारे एक साथ खेलते हैं ना, जबकि सब अकेले अकेले काम करते हैं, बट स्टिल खेलते तो सारे टुगेदर है ना। सो ये है बेसिक डिफरेंस, आपकी किताब में लिखा हुआ है, वहाँ से देख के आपको लिखना है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज सोशल लॉफिंग, सजेस्ट एनी 2 रीजन व्हाई इट ऑकर्स। सोशल लॉफिंग में बेसिकली क्या होता है, दैट पीपल टेंड टू work less hard when they are in a group rather than when they are doing it personally individually,
ठीक है जी। वाई डज इट ऑकर, भैया इसके कोई दो बताओ, 5 लिखे हुए हैं तो कोई भी दो में से हम एक बोलेंगे भैया कि मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल, ठीक है जी, टास्क जो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है जी, उनको लगता है यार सब ये कर रहे हैं, मैं ना भी करूँ तो क्या टेंशन है। दूसरी बात, मोटिवेशन उनकी डिक्रीज हो जाती है एज दे थिंक। अब उनकी मोटिवेशन क्यों कम हो जाती है भैया, क्योंकि एज दे थिंक दैट मेरे पर्सनल एफर्ट का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, पूरा ओवरऑल तो देखा जाएगा, पूरी टीम को ए प्लस मिलेगा, तो मैं ना भी करूँ तो चलता है भाई, है ना, मैं करूँ या ना करूँ, हु मैटर्स। तो दैट इज द 2 रीजंस, 5 लिखे में, देखो जरूर। व्हाट इज सिचुएशनिज्म, अरे वाह यार, क्या आपको मेरे को ये बताने की जरूरत पड़ रही है व्हाट इज सिचुएशनिज्म है। Chapter number 1, I have even made a video over it on my Akshay Sharma वाला channel. What is situationism भैया, this is a situation perspective कि भैया the situations जो होती हैं they have a much more important greater role on our behavior. तो भैया जैसे situation में इंसान को डालोगे वो वैसा behave करेगा, ठीक है जी। मतलब इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि इस जंगल में अगर शेर के सामने छोड़ दिया तो सारी पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन विल रन अवे, जबकि ऐसा नहीं होता, कुछ बढ़ जाता है शेर से। तो सिचुएशन इस पर्सपेक्टिव ये बात करता है, शुरू में चैप्टर 1 के पहले पेज पे लिखा हुआ यार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नीचे। व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, लिस्ट एनी 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट। भैया व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो भैया साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ ऑब्जर्वेबल, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखा हुआ है इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर, ठीक है जी, क्या करने के लिए, टू असेस एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। यही तो करते हैं ना, 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेंटल एक, बिहेवियरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा ना हम करेंगे साइकोलॉजी के अंदर भाई। तो इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव एंड अ स्टैंडर्डाइज, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज, रिमेंबर नॉर्म्स वगैरह होते थे, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर टू असेस एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल पैटर्न या कैरेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट एनी 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है जी, इंटेलिजेंस टेस्ट डालो, पर्सनालिटी टेस्ट डालो, हमने ये कोई नहीं कहा, कोई भी डाल दो। तो आप इसमें डाल सकते हो MMPI डाल सकते हो, लेकिन हम इसमें क्या डाल सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट डाल देते कोई भी। तो सपोज वी हैव भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है जी, तो हमारे पास है एक भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, और दूसरा आप डाल सकते हो ड्रॉ पर्सन टेस्ट बाय प्रमीला पाठक, या आप डाल सकते हो रैवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो इंडिया में कराया भी जाता है, रैवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ये भी आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है जी, आपके पास खुली ऑप्शंस है, कोई भी बस 2 बताने हैं, बस नाम याद रखना। सारे परफॉर्मेंस टेस्ट के, सारे टेस्ट के जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट है उन सब के याद होने चाहिए आपको नाम, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल हर एक के, परफॉर्मेंस टेस्ट के, वर्बल के, नॉन वर्बल के होने चाहिए। एक्सप्लेन EPQ, अब यहाँ फंसेगा बच्चा, भैया ये EPQ क्या होता है यार, है व्हाट इज EPQ। बिकॉज मैंने जब जब क्लासेस में पढ़ाया है ना, जब जब क्लासेस में, जब जब मैंने इनमें पढ़ाया है, कोर्सेज के अंदर पढ़ाया है, मैंने एक चीज़ बोली है कि हमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं छोड़नी है, एंड दैट इज़ द पॉइंट। EPQ क्या होता है, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी को मेजर करता है। कौन सी जो आइजेंक ने अपनी बात में भी कही थी, अपनी थ्योरी में भी कही थी, क्या क्या भैया, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन ए होता है, ठीक है जी, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या होता है बताओ, तीसरा क्या होता है, आखिर में उन्होंने ऐड किया था, दैट इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, ठीक है जी, दैट इज द बेसिक थिंग, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर हमारे भैया जी ने काम किया था, किसने, आइजेंक साहब ने, HJ आइजेंक, इन्होंने MMPI भी दिया था, मिनेसोटा, नहीं इन्होंने MMPI, हाँ नहीं, हाँ, ओके, नहीं MMPI नहीं था, इनका दूसरा था, ओके, इन्होंने वो दिया था मॉर्जलेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MPI, मॉर्जलेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री इन्होंने दिया था। तो ये EPQ भैया नहीं समझ आ रहा तो कोर्सेज कोई ज्वाइन करो या पढ़ाई शुरू कर दो, एज सिंपल एज दैट। व्हाट आर द 2 मेजर प्रॉब्लम्स इन सेल्फ रिपोर्ट मेजर, भैया 2 मेन बातें आपकी NCERT भी कहती है, 2 मेन प्रॉब्लम है। एक होती है सोशल डिजायरेबिलिटी, भैया इंसान सेल्फ रिपोर्ट मेजर में वो आंसर टिक करता है जो उसे लगता है कि सोशली एक्सेप्टेबल है। तो अगर उसमें क्वेश्चन है कि डू यू लाइक टू रन अवे फ्रॉम योर फैमिली, आप लिख दोगे नो, जबकि अंदर सपोज आपका मन कर भी रहा है तो भी आपने कर दिया नो, तो दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी। दूसरा है एक्विजेंस। एक्विजेंस क्या होता है भैया कि दैट द पर्सन
gives yes answers without even seeing the content. तो भैया do you like your family? Yes. Do you hate your family? Yes. Do you like your house? Yes. Do you hate your house? Yes. हर चीज़ को उन्होंने yes कर दिया. अरे भैया अगर ऐसा है, अगर उन्होंने सबको yes ही कर दिया तो क्या इसकी रिलायबिलिटी की जज नहीं हो जाएगी? एब्सोल्युटली हो जाएगी. तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये दीज आर द टू बेसिक बिग प्रॉब्लम्स इन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4. 3 मार्कर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम. रतन इज अ पायलट इन विस्तारा एयरलाइंस. ओके जी भैया, विस्तारा एयरलाइंस के अंदर हमारा लौंडा है, ठीक है जी. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स इन हिज एयरलाइन सिंस द डे ही गाइडेड अ पैसेंजर प्लेन बैक टू द रनवे फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म विदाउट इवन लुकिंग एट द मैप. अरे भैया विदाउट इवन लुकिंग एट द मैप स्टिल वो रनवे पे ले आया फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म. In his personal time, he loves to observe plants and animals. He is also very knowledgeable about different species of animals and plants. Identify and explain different types of intelligence he is exhibiting. तो कौन सी टाइप की है? पहली बात तो उसने बिना मैप देखे एरोप्लेन उड़ा दिया. मतलब इसकी पायलट्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है दैट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस. दैट इज काफ़ी हाई है ना. स्पेशियल इंटेलिजेंस इज काफ़ी हाई. और दूसरी क्या है, ये प्लांट्स एनिमल से बड़ा प्यार करता है और बड़ा नॉलेजेबल है. दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वेरी हाई. दोनों को डिफाइन करना है. इसने रतन के दिमाग में कहाँ चल रहा है वो सब लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे. डिफाइन स्पेशल इंटेलिजेंस, डिफाइन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. डिफाइन स्पेशल इंटेलिजेंस इसकी अच्छी क्यों है? क्योंकि इसने प्लेन को वापस ले आया रनवे पे विदाउट इवन लुकिंग एट द मैप. नेचुरलिस्टिक क्यों अच्छी? क्योंकि नॉलेजेबल है, उनको उसको प्यार है एनिमल्स वगैरह से. ये is the complete answer for this 3 marker question. Okay, let's move ahead to question number 24. Question number 24 क्या कहता है भाई? What is intelligence? Describe Arthur Jensen's intelligence की theory. Intelligence क्या होता है भाई? It is a global and aggregate capacity to think rationally, act purposefully and deal with the environment carefully and use your resources effectively. ठीक है जी, ये होती है इंटेलिजेंस. आर्थर जेंसन की थी लेवल 1 लेवल 2. लेवल 1 में क्या थी? एसोसिएटिव लर्निंग थी, जिसे हम रोट मेमोराइजेशन कहते हैं. इनपुट इज डायरेक्टली इक्वल टू आउटपुट. ठीक है जी, ये सारी बातें थी. नहीं समझ आ रहा तो बुक खोलो, आर्थर जेंसन चैप्टर 1 के अंदर दिख जाएगा. ठीक है जी, जहाँ पे सारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है. दूसरी चीज़, लेवल 2 जो था उसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लर्निंग नहीं कहते हैं उसे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला होता है ये. ठीक है जी, इसमें क्या होता है? इसमें हॉट्स यूज होती हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है. इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट बट इट इज एक्चुअली इफेक्टिवली कन्वर्टेड. ठीक है जी, हॉट्स यूज करके, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यूज करके. तो एक होता है एसोसिएटिव लर्निंग, दूसरा ये होता है. नाउ अच्छे से लिखना है तभी 3 नंबर मिलेंगे. ठीक है जी, एक इंटेलिजेंस का है, 2 है आर्थर जेंसन के. लेवल 1 लेवल 2 एक आंसर. एग्जाम्पल लिख देना. एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन. बहुत इजी क्वेश्चन है. एनी 3 फैक्टर्स क्या क्या लिखोगे भैया आप? ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहला हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल पर्सनल एक्सपीरियंस. जिंदगी में आपको 100 लोग बोलें, आपको कहें कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, लेकिन आपका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कब हो जाएगा? जब उसने एक बार आपके लिए गलत कर दिया. सो एटीट्यूड्स विल गेट बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस. ठीक है जी, तो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आती है. दूसरा, फैमिली एंड स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट. अरे यार, अगर मान लो आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे आज भी माना जाता है कि देयर इज़ नो जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की अलग अलग बैठते हैं, लड़कों को लुक डाउन किया जाता है, लड़कियों को अलग रखा जाता है, और अलग अलग चीज़ों से रोका जाता है बच्चों को. सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करने पर शेम होती है, और दलित्स को अलग बिठाया जाता है. तो आपका स्टीरियोटिपिकल थॉट भी वैसे ही बन जाएंगे, आपके एटीट्यूड्स भी सुसरे वैसे ही बन जाएंगे. जीवन में आप भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करोगे, जो कि गलत बात है. आखिरी चीज़ इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस. मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस. एक बात बताओ, वी मोस्ट ऑफ द इंडियंस हेट पाकिस्तान. क्यों भैया? सारी चैनल, न्यूज़ चैनल पे ये दिखते रहता है, यही चलता है, पाकिस्तान ने किया हमारे पे हमला. अगर एक बंदा है जो अभी अभी घुसा है, उसको हम न्यूज़ नहीं दिखाएं, हम उससे पूछे बेटा पाकिस्तान कैसी कंट्री है, वो कहेगा ठीक होगी, अच्छी होगी. हमने उसे न्यूज़ दिखाई फिर, जहाँ पे सारी न्यूज़ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया पे किया हमला, पुलवामा अटैक हो गया. ठीक है जी, हमारे साथ इतना जवान मर गए हमारे, तब वो क्या कहेगा कि भैया खतरनाक है, ये गंदी जगह है. उसका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हो गया, चेंज हो रहा है. ठीक है जी, एटीट्यूड फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हो रही है. तो ये 3 आर द बेसिक वन. बहुत सारे 4 लिखे या 5 लिखे हैं, उनको में से 3 लिखने को आपको.
अब क्वेश्चन नंबर 25 का बी, डिस्क्राइब सब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस विद सूटेबल एग्जांपल। तो भैया कौन से एग्जांपल, कौन से इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस होती है भैया? एनी, अब देखो सम इफेक्ट्स बोले हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक तीन तो लिखो कम से कम। एक लिख दो फिजियोलॉजिकल। भैया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है यार, एक बार बताओ, बड़ी कॉमन सेंस बात है। आपकी बॉडी जो है फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाती है, आप हाइपर वो हो जाते हो, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, आप एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपने एनवायरमेंट के बारे में, ये सब हो जाता है। आपकी प्यूपल्स डायलेट कर जाती है, ठीक है जी। आपका जो ऑर्गन्स है, डाइजेशन है, वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, ये होता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बाद इमोशनल इफेक्ट। भैया इमोशनल इफेक्ट में क्या होता है, आप डीप पेन के अंदर चले जाते हो, आप हर्ट फील करते हो, आप क्राई करते हो, आपको एंगर आता है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, ये होता है। तीसरी चीज़ जो है वो है आपका साइकोलॉजिकल, नो नॉट 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 साइकोलॉजिकल, हमारे पास कौन सा है, बिहेवियरल। अच्छा अच्छा, वो तो बिहेवियरल था, सॉरी सॉरी। अच्छा कोई नहीं, एक बार इसको रिमूव करते हैं, सॉरी, एक हल्का सा डिफरेंस हमारा आ गया यहाँ पे। इमोशनल इफेक्ट नहीं है, दैट इज एक बिहेवियरल कर देता है, एक हमने फिजियोलॉजिकल कर दिया, ठीक है जी। दूसरा हम कर देते हैं बिहेवियरल इफेक्ट। भैया बिहेवियरल इफेक्ट में क्या दिखेगा आपको, एक बंदा जो स्ट्रेस में है उसके डिस्टर्प्टेड स्लीप पैटर्न, ज़्यादा सो नहीं पाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी उसकी, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन अल्कोहल। भैया कोई बच्चा स्ट्रेस में होता है, कितनी चाय कितनी अल्कोहल कॉफ़ी पीने लग जाता है। स्मोकिंग, इंक्रीज्ड स्टिमुलेंट और इंक्रीज ड्रग्स का इंटेक, ठीक है जी, ये सब हमारा इंटेक जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। और क्या होता है हमारा, ठीक है जी, और क्या होता है, हमारे साथ होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एक कॉग्निटिव इफेक्ट। वी हैव अ कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट में क्या होता है यार हमारे, दैट पहली बात तो पुअर कंसंट्रेशन है। अब आपका जल्दी से आपका कोई अगर माइंड खराब हो जाए तो आपकी कंसंट्रेशन की जायजा हो जाती है, राइट। तो पुअर कंसंट्रेशन है, इनएबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन है, ठीक है जी। रिट्रीवल फेलियर है, कुछ याद किया था, याद चीज़ भूल रहे हो पेपर के अंदर जो होता है, क्योंकि स्ट्रेस में आ चुके हो तो रिट्रीवल फेलियर हो रहा है। ये सारी बातें आपको समझानी है विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो कॉग्निटिव इफेक्ट्स में कैसे कहोगे, बच्चा जो है पेपर लिख रहा है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, उसे भूल गया, रिट्रीवल फेलियर हो गया, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एक बंदे के सामने भालू आ गया, एकदम से लड़ने में भागने में तैयार हो गया। बिहेवियरल इफेक्ट, आप देखते हो रातों की नींद उड़ गई, बच्चों की, लोगों की नींद उड़ गई है, बहुत ज़्यादा लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन पी रहे हैं। एग्जाम्पल्स, ओके, दैट इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, अब दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, राइट। अब सेक्शन 5 पे आ चुके हैं 4 मार्कर वालों पे, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं अब। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, रमेश इज अ टीनेजर हु हैज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिज ओन फादर। यही समझ गए होगे आप, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर है तो यहाँ पे इडिपस कॉम्प्लेक्स है ना। His father acts pretty normal with him, but still Ramesh hostility towards his father has not reduced much, but his love for his mother is very strong. Love for mother, hatred towards father, Oedipus complex. What can be the reason behind this? Explain in detail. तो भैया रीजन क्या हो सकता है भैया कि इसका Oedipus complex जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब आपको Oedipus complex पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें बच्चा जो होता है वो लव टुवर्ड्स मदर करता है और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर विद अ कांस्टेंट फियर ऑफ कैस्ट्रेशन होता है बच्चे को। जब फियर ऑफ कैस्ट्रेशन, अब ये ओइडिपस कॉम्प्लेक्स कैसे रिजॉल्व होता है यार, अगर वो अपने पापा को रोल मॉडल बनाता है, ठीक है जी। इसमें क्या दिक्कत होगी कि उसका ओइडिपस कॉम्प्लेक्स ढंग से रिजॉल्व नहीं हो सका, तो इसलिए उसकी हॉस्टिलिटी अभी अच्छे से बड़ा बड़ा करके रिलेट करना है विद रमेश, तभी आपको नंबर मिलेगा, तभी 4 नंबर आपको मिलेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको अभी भी ये बातें नहीं समझ आ रही, आई वुड स्टिल सजेस्ट यार कि आओ हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाओ, अच्छे नंबर लाओ। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, नीना हैज 2 फ्रेंड्स। अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से बनाया। नीना हैज 2 बेस्ट फ्रेंड्स, नैन्सी एंड जोई, उसके 2 फ्रेंड्स हैं। नीना लव्स टू स्पेंड टाइम विद बोथ ऑफ देम, बट नैन्सी एंड जोई डोंट लाइक ईच अदर मच। भैया नीना के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ड्यू टू दिस नीना इज ऑलवेज इन अ डिलेमा टू चूज वन ऑफ देम एंड ऑफन फेस स्ट्रेस। भैया किसको चूज करूं, दोनों मेरे प्यारे हैं यार। हाउ शुड नीना रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? सजेस्ट एनी वेज इन रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ POX ट्राइंगल। तो भैया POX ट्राइंगल के रेफरेंस में आपको बताना है। तो अगर मैं POX ट्राइंगल के रेफरेंस में आपको बताऊं तो यहाँ पे है नीना, यहाँ पे है नैन्सी, यहाँ पे है जोई। अब इन सब का बना देना, ऐसे डायग्राम बनाना, एक्सप्लेन करना। नीना का नैन्सी की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, नीना का जोई की तरफ टुवर्ड एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन नैन्सी और जोई का टुवर्ड्स ईच अदर नेगेटिव एटीट्यूड है। तो रिजॉल्व करने का पहला तरीका ये होगा कि नीना ट्राई टू मेक दिस एटीट्यूड पॉजिटिव बिटवीन देम।
अगर वो तीनों को पॉजिटिव कर देगी तो जो उसका है बैलेंस मेंटेन हो जाएगा पीओएक्स ट्रायंगल के अंदर, और क्या होगा, थिंग्स वुड बेटर, और स्ट्रेस नहीं होगा किसी को भी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है स्ट्रेस को हटाने की, भैया यहाँ पे नेगेटिव है और सपोज ये मानो कतई कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, नहीं मान रहे, तो नीना क्या कर सकती है, प्रायोरिटाइज एनीवन, ईदर शी ब्रिंग्स अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स नैन्सी, और जोई के साथ अपनी रिश्ता मेंटेन रखे तो रिजॉल्व हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव दे डोंट केयर एट इट ऑल, ये नैन्सी की तरफ पॉजिटिव बना ले और जोई को मार दे गोली, तो ऐसे भी आप ठीक कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स, जो 2 आप 3 मेजर आप बता सकते हो जिससे पीओएक्स ट्रायंगल के थ्रू नैन्सी अपना जो स्ट्रेस है उसको खत्म कर सकती है। अच्छा एक क्वेश्चन है ना, पीओएक्स ट्रायंगल किसने दिया था, पीओएक्स ट्रायंगल किसने दिया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम आते हैं। ऑलराइट, तो यार हमने अभी अभी डिस्कस किया है पीओएक्स ट्रायंगल की थिंग। ऑलराइट, तो हमने अभी अभी पीओएक्स ट्रायंगल देख लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अब ये हमारे वन ऑफ द टेस्ट के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है जी, जो हमने ही बनाए हैं सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली। नाउ क्वेश्चन इज, डेविड इज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, भैया डेविड जो है हमारा वो काफ़ी स्ट्रगलिंग एक्टर है, डेविड धवन नहीं है, अफसोस की बात ये है, अगर डेविड धवन होता तो पक्का जीत जाता। So David is a struggling actor. He dreams of becoming the most successful actor. ठीक है जी, इसका ड्रीम है कि मैं सबसे सक्सेसफुल एक्टर बनता हूँ, जो कि हर एक का होता है, एंड अर्न मिलियंस, वाइल इन रियलिटी, जबकि सत्य ये है भैया इसके जीवन का, ही इजंट इवन गेटिंग अ सिंगल रोल, एक भी रोल नहीं मिल रहा है इसे, और भैया हमारे इतने बड़े बड़े अरमान सजा के बैठे हैं ये, ही सफर्स इमेंस डिससेटिस्फैक्शन, बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो रही है इसके जीवन के अंदर। एक्सप्लेन इज कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी के अंदर आपको याद आएगा कि ये है वेल एडजस्टेड वर्सेस पुअरली एडजस्टेड ह्यूमन की बात, एंड ये डेविड जो है ही इज अ पुअरली एडजस्टेड ह्यूमन। अभी एडजस्टमेंट की किसने बात करी थी, आपका नाम लिखा हुआ है बुक के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा, इट्स अ क्वेश्चन, नीचे कमेंट में लिखो कि किसने बात करी थी ये, पुअर वेल एडजस्टेड पुअर एडजस्टेड ह्यूमन। इसमें क्या होता है, आपकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, इन दोनों के बीच में ना एक वो होती है, सिमिलैरिटी होती है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप जैसा परसीव करते हो कि मेरे को ऐसा होना है, वर्सेस जो आप एक्चुअल में हो। अगर ये दोनों चीज़ें बहुत दूर दूर है ना, आप बनना चाहते हो रईस अमीर और हो आप एकदम कौड़ी के नहीं, तो भैया क्या है, देयर इज वेरी लेस सिमिलैरिटी बिटवीन देम, ठीक है, जिनके बीच में जो है ना सिनर्जी नहीं आती ज़्यादा, तो उस टाइम पे यू आर अ पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल, यू आर अ पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल। अब इसके अंदर आपको आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ एक्सप्लेन करना होगा, और वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल कौन होता है, और ये जो हमारा डेविड है वो कैसे बन सकता है एक वेल एडजस्टेड ह्यूमन, ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी। दिस इज काफ़ी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, ओके, दिस इज काफ़ी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 पे आते हैं यार, संजना इज एडिक्टेड टू स्मेलिंग पेट्रोल, अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ माय ओन टेस्ट सीरीज, ठीक है जी। संजना इज एडिक्टेड टू स्मेलिंग पेट्रोल, उसको स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कई लोग होते हैं, अरे मैंने एक्चुअली केस स्टडी देखी थी उसके ऊपर मैंने बनाया, ठीक है जी। बट वन डे शी फील्स डिजी एंड फाइंड्स आउट दैट इनहेलेशन ऑफ पेट्रोल इज कॉजिंग न्यूरल डेमेज, दिमाग को उनके क्षति पहुंचा रहा है यार, ठीक है जी। How will she react according to the concept of cognitive dissonance by Leon Festinger? भैया cognitive dissonance की बात करी गई है, तो cognitive dissonance में क्या होता है, आपके पास 2 cognition होती हैं, cognition 1 क्या है, that I smell petrol, ठीक है जी। cognition 2 क्या है, that smelling petrol is causing damage, is causing harm to me, वो मेरे को हार्म पहुंचा रहा है। तो देर आर 2 डिफरेंट हमारे पास कॉग्निशन, दोनों के बीच में जो है, क्या इनके बीच में कोई वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस के अराउंड, असोनेंस है क्या इनके बीच में, सिमिलैरिटी है, नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल भी इनके बीच में नहीं है वो, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इनके बीच में, ठीक है जी। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जब एनी वन ऑफ देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर द फन फैक्ट दिस इज ऑन क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर, सॉरी नॉट पेज नंबर 28, पेज नंबर 112 आई गेस, पेज नंबर 112,
नो दैट इज एटीट्यूड चेंज। क्वेश्चन नंबर हम 28 कर रहे हैं, राइट? इट इज ऑन 113। हाँ, ये रहा कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो भैया कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऑपोजिट होता है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी कब आएगी? कब आएगी भाई? जब एनी वन ऑफ द कॉग्निशन गेट्स चेंज। तो इधर वो चेंज कर दे दैट आई स्मेल पेट्रोल, या फिर वो चेंज कर दे दी स्मेल ऑफ पेट्रोल कॉजेज डैमेज। अरे भैया ये तो चेंज नहीं हो सकते, दिस इज अ फैक्ट। तो ये कॉग्निशन अगर हम बदल दें, ठीक है जी, तब क्या होगा कि देयर विल बी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। ये सारी बात एक्सप्लेन करनी है। पहले तो आप समझाओगे कि वो उसको क्यों लग रहा है, तो कॉग्निशन की बात करोगे। उसके बाद आप समझाओगे यार कि क्या सीन है। अच्छा, व्हाट आर एटीट्यूड्स, एक्सप्लेन एबीसी कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड विद सूटेबल एग्जांपल। बहुत ही आसान टॉफी क्वेश्चन है यार, ठीक है जी। एबीसी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड आते हैं क्या? नहीं आते क्या? एब्सोल्युटली आते होंगे। एटीट्यूड्स क्या होते हैं भैया? और एबीसी अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। सूटेबल एग्जांपल के साथ भैया। अफेक्टिव जो इमोशन रिलेटेड है, अगर किसी दलित बच्चे की, मान लो ओबीसी बच्चे ने एक जनरल की सीट ले ली, तो उसके दिमाग में जो प्रेजुडाइसेस बन रहे हैं, जो उसके दिमाग में अफेक्टिव कंपोनेंट आ रहा है, इमोशनल कंपोनेंट, वो होता है। बिहेवियरल कंपोनेंट कैसे आप एक्ट करते हो, जो डिस्क्रिमिनेशन में दिखता है हमें, ठीक है जी। तो सपोज मेरा है कि मेरे को किसी को हेट है, तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता। एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है कि आप कैसा सोचते हो। द स्टीरियोटिपिकल थॉट्स आर ऑल्सो अ कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ बताने, अलग अलग एग्जाम्पल दो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आर द 6 मार्कर क्वेश्चंस। दैट आर द 6 मार्कर क्वेश्चन। भैया 6 मार्कर क्वेश्चन आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। अब ये पूरे पूरे 6 मार्क्स के हैं, तो इनमें आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझाने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बड़ी बड़ी चीज़ें समझाने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 30 का ए देखते हैं। अब दो, हर एक में चॉइस है। एक्सप्लेन द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर इन इंटेलिजेंस। अरे भैया पहले तो नेचर बताओगे आप, उसके अंदर आप कोरिलेशन की टेबल बताओगे आप, उसके बाद आप बताओगे कि जो अडॉप्टिव चाइल्ड होता है उसकी पहले तो बायोलॉजिकल पेरेंट जैसी होती है, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे अडॉप्टिव पेरेंट जैसी होने लग जाती है। उसके बाद आप क्या बताओगे? उसके बाद आप ये सारी बातों को एक साथ करके बताओगे। आप चाहो तो वो डिज़ाइन बना सकते हो। बेसिकली आपको टेबल बनानी है। बेसिकली आपको क्या बनानी है? टेबल बनानी है, जिसके अंदर कोरिलेशन बताओगे आप। ट्विंस गेट फ्रेटर्नल ट्विंस, ट्विंस रियल अपार्ट, सिबलिंग्स रियल टुगेदर, सिबलिंग्स रियल अपार्ट। कोरिलेशन एक एक की लिखनी है। वेरी वेरी सुपर डैम इंपॉर्टेंट है। इस सब को लिखने का 6 मार्क्स मिलेंगे। एज इट इज 6 मार्कर है, तो लिखा लिखा 6 मार्कर है, आता ही है। Explain the 5-stage theory of personality development by Sigmund Freud. 5-stage development: oral, anal, phallic, लेटेंट और जेनाइटल स्टेज। ओरल के अंदर लिबिडो कहाँ होता है? माउथ के अंदर। बच्चा बैबलिंग, सकिंग वगैरह करता है। इसके अंदर क्या होता है? बच्चे की वर्ल्ड के बारे में बनती है कि वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस और अ बैड प्लेस। तो जो बंदा सोचता है कि वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस, उसकी किस स्टेज के अंदर डिफिकल्टी रही होगी? ओरल स्टेज के अंदर। एनल स्टेज के अंदर बच्चा 2 से 3 साल का है, एज के साथ बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा 2 से 3 साल की उम्र का है। आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? बच्चे को मजा आता है बोवल का मूवमेंट में। यूरिनेशन और पूप ट्रेनिंग बच्चे को कराई जाती है, यूरिनेशन डिफिकेशन ट्रेनिंग कराई जाती है। इस समय क्या होता है भैया? बच्चा बेसिकली समझ जाता है अबाउट इज जेंडर रूल्स, ठीक है जी। और इसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उससे अलग चीज़ होती है। फिर वी हैव ओरल एनल फैलिक। फैलिक स्टेज होती है 4 से 7 ईयर, जिसके अंदर बच्चा जेंडर मेल फीमेल का डिफरेंस समझने लग जाता है। और इसके बाद इसमें आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है, इसमें आता है एडिपस कॉम्प्लेक्स आता है। और क्या आता है इसके अंदर? इसके बाद आपको समझ आती है, उसके बाद आता है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज होता है 7 से 14 साल की उम्र, जिसके अंदर कुछ खास नहीं होता, लिबिडो की कोई प्लेस नहीं होती। और लिबिडो कहाँ पे होता है? फैलिक के अंदर, जेनाइटल में। और फाइनल जो है 14 से आपकी एडल्टहुड तक, वो कहाँ पे होता है भैया? आपकी होती है जेनाइटल्स के अंदर। जेनाइटल स्टेज कहते हैं कि अब बंदा जो है वो समझ चुका है कि उसे कैसे सेक्सुअली राइट वे में दूसरे उसके साथ काम करना है। किसके साथ काम करना है? दूसरे सेक्स के साथ वो करना है, इंटरेक्ट करना है, ठीक है जी। अपने जेंडर वैल्यूज समझ जाता है, कॉन्शियसली कैसे रहना है, अच्छे से बात कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग में होती हैं। पूरा पूरा किताब में छपा हुआ है, अच्छे से याद करके जाना है। दिस इज द ओनली मेथड। याद करो, लिखो, नंबर लाओ। अब है मेन केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 31 का ए। नारंग वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। भैया ईशान वाली बात है तो, ठीक है जी। ही वॉज अनेबल टू मेक फ्रेंड्स ड्यू टू हिज इंट्रोवर्टेड कैरेक्टरिस्टिक। भैया लौंडा अकेला हो गया। ही ऑफन बिकेम क्वाइट फियरफुल ऑफ द टाइनीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अरोज इन द बोर्डिंग स्कूल ऑफ हिज लाइफ, but after few months he seemed to have given up on trying to socialize and stay positive in a different environment. He now does not talk to anyone, eats a lot of junk food to feel good. Explain his condition using the JAS model. भैया JAS model हैंस सेले का
जिसके अंदर कौन सी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। सबसे पहले रेजिस्टेंस स्टेज, अलार्म रिएक्शन स्टेज होती है कि भैया बच्चा गया, खौफ में जी रहा है, क्वाइट फियरफुल ऑफ द टाइनीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है। फिर अलार्म रिएक्शन स्टेज के बाद क्या होती है भैया, कुछ होती है बताओ। सारा कुछ कहाँ लिखा है यार हमारा, ये सारा 31 का लिखा है हमारा पेज नंबर 59 के अंदर। तो अगर मैं आपको पेज नंबर 59, दिस इज आर एनसीईआरटी, अगर मैं आपको पेज नंबर 59 खोल के दिखाऊं, ये देखो ये रहा। तो सबसे पहले अलार्म रिएक्शन स्टेज, और आपको ये डायग्राम जो है, दिस डायग्राम इज सुपर डैम इम्पॉर्टेंट टू मेक, दिस डायग्राम इज सुपर इम्पॉर्टेंट टू मेक। अगर आपने ये नहीं बनाया तो आप अपना फ्री का 1 नंबर खो रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे जीएस, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, हैंस सेलियन ने दी थी। अलार्म रिएक्शन स्टेज की बात हो रही है, व्हाट इज इट, कि यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ अनॉक्सियस स्टिमुलस, यानी बच्चा नए एनवायरनमेंट में गया है, ठीक है जी। पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, एड्रीनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, तभी बच्चा जो है क्वाइट फियरफुल है। पहले समझाओ क्या चीज़ है, फिर उसे रिलेट करो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसके बाद रेजिस्टेंस स्टेज है भैया, ठीक है जी। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ए ऑन, अब वो लिखा हुआ है कि उसने सीम टू हैव गिवन अप, ठीक है जी। उससे पहले क्या है, उसने सोशलाइज और पॉजिटिव रहना कर दिया। आखिर में एग्जॉशन स्टेज है भैया, कि जब बॉडी के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं और अब बॉडी जाएगी टुवर्ड्स अ हेल्थ रिलेटेड इशू। तो यही हो रहा है, जब बहुत सारा जंक फूड खा रहा है बच्चा, तो एट एंड ऑफ द डे इसको क्या होगा, डायबिटीज वगैरह हो सकती है। ये सारी बातें अच्छे से बना बना के यू हैव टू राइट। और उसके बाद चाहो तो हैंस सेल्ले मॉडल के बारे में क्रिटिसिज्म भी डाल देना कि उन्होंने साइकोलॉजिकल, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, इस वजह से इनकी एक दिक्कत है कि भैया बच्चा कैसा सोच रहा हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31 का बी, अब ये देखो, राघव इज अ दलित मेल ऑफ क्लास 10th, भैया 10वीं क्लास का एक दलित लड़का है, ठीक है। दलित कौन होते हैं भैया, शूद्रास जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है जी, जिन्हें इंडियन हायरार्की में नीचे रखा जाता था, अब तो नहीं है। ही लिव्स इन अ विलेज वेयर कास्ट सिस्टम स्टिल प्रिवेल्स, अभी भी भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां पे कास्ट सिस्टम स्टिल प्रिवेल्स, ओके जी। ही इज ऑलवेज मेड टू सिट ऑन द फ्लोर व्हाइल ऑल अदर स्टूडेंट्स सिट ऑन डेस्क and is considered untouchable and often abused and misbehaved by his classmates and teachers. टीचर्स तक उस बच्चे को मिसबिहेव करते हैं। हम इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें बातें पता चलती हैं। Why is this happening? भैया क्यों हैपन हो रहा है, बिकॉज देयर आर प्रेजुडाइसेस अगेंस्ट दलित क्लास, ठीक है जी। डिस्कस हाउ प्रेजुडाइसेस फॉर्म एंड व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम, कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है जी। इसका पूरा व्याख्यान है ऑन पेज नंबर 118, ठीक है जी। तो अगर हम आपके 118 पेज पे जाएं, ये रहा जी, तो आपका पूरा पूरा सबसे पहले समझाओ व्हाट इज स्टीरियोटाइप, व्हाट इज प्रेजुडाइज, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, कैसे यहाँ हो रही है, स्टीरियोटिपिकल थॉट से प्रेजुडाइज बन रहा है एक एटीट्यूड, और उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं सारे के सारे, दिख रहा है, बच्चे को गाली दे रहे हैं, उसको नीचे बिठा रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग। हाउ डज इज ओपन, अब भैया ये फॉर्म कैसे होते हैं प्रेजुडाइज, बाय लर्निंग, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी, स्केप गोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रुथ, ये सब के जैसे होता है। टारगेट ग्रुप की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि भैया टारगेट ग्रुप आखिर में ऐसे ही काम करने लग जाए कि वो सारे के सारे उन बातों को राइट करने लग जाए, उनको राइट करने लग जाए। अब आखिर में इनको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो भैया, मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग प्रेजुडाइज है, चेंजिंग सच एटीट्यूड्स है, डी एम्फसाइजिंग नैरो सोशल आइडेंटिटी है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक चीज समझो, हर एक के अगर आप 2-2 लिखोगे तो इसको नंबर कैसे डिफाइन करोगे। व्हाई इज दिस हैपनिंग, आपने प्रेजुडाइज समझाया 1 नंबर का, हाउ प्रेजुडाइज इज फॉर्म 2 नंबर का, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम 2 नंबर का, और इस सब के साथ कहीं ना कहीं 1 नंबर एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे आपने 2 नंबर जोड़ दिया, तो 2-2-2-2 ऐसे है। तो कम से कम 4 तो मेथड्स लिखो कि जिस वजह से प्रेजुडाइज फॉर्म होते हैं। अगर आपने नहीं लिखे तो आप गड़बड़ में होगे बेटा, नंबर कम आने की संभावना would increase a lot, would increase a lot. खैर, with this we are finally complete with our lecture today. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये सैम्पल पेपर था जो हमने बनाया था। मॉडल टेस्ट पेपर 2 भी आ रहा होगा, लेकिन दैट मॉडल टेस्ट पेपर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूट्यूब। दिस इज ओनली वन जो मैंने डाला है जस्ट फॉर द डेमो पर्पस। अगर आपको वो चाहिए तो आपको यहाँ नीचे डिटेल मिल जाएगी ऑफ द वेरी वेरी गुड टेस्ट सीरीज। आप उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो और उसके अंदर आपको 14 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी हर चैप्टर के 2-2 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 1.5 घंटे का 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 70 मार्क्स वाले 5 आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, जिसमें से वन ऑफ देम विल बी सीबीएसई का सैम्पल पेपर। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा। ऑलराइट, with that let's end today's video. Thank you so much for watching this video. This was Akshay Sharma and thank you so much. Subscribe to the channel अगर आप इतनी देर तक टिके हुए हो। Bye bye.